एक हल्की सर्द सुबह और वातावरण में गजब का सुकून फैला है। सामने खड़ा है एक सुंदर नवनिर्मित 2 मंजिला पक्का घर। टुन्नू की माँ, टुन्नू के पापा, टुन्नू और राजा घर के बड़े से आंगन में खड़े हैं। आज उनके चेहरों पर बरसों का सपना पूरा होने की गहरी खुशी झलक रही है। छोटे बच्चे कुक्कू और गुड़िया बड़े से हॉल और कमरों को देखकर खुशी से उछल रहे हैं। घर के बाहर कुछ दूरी पर गोरी और हरियाली तोती खड़ी हैं, जो इस नए घर को देखकर ईर्ष्या की आग में जल रही हैं और आपस में कानाफूसी कर रही हैं। आज जाकर मेरी छाती चौड़ी हुई है। दिन रात की मेहनत और एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार हमने अपना पक्का घर बना ही लिया। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है हमारा नया आशियाना। हाँ जी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों को उन टूटी छतों के नीचे बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। माँ, ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद का ही तो फल है। राजा और मैंने तो बस आप दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर ईमानदारी से मेहनत की है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब बस एक ही कमी है इस घर में। आज मेरी शादी भी है और मेरी दुल्हन के कदम पड़ते ही ये घर स्वर्ग बन जाएगा। दादी देखो, मेरा कमरा कितना बड़ा है। मैं तो अब यहीं खेलूंगा। और मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। हम लुका छिपी का खेल खेलेंगे। वहीं घर के बाहर खड़ी गोरी और हरियाली तोती जल भुन रही हैं। देख रही है हरियाली तोती, कल तक जो दाने दाने को मोहताज थे, आज 2 मंजिला महल तान कर खड़े हैं। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ गया इनके पास। अरे गोरी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा घर कैसे बना सकता है? जरूर कोई 2 नंबर का काम किया होगा। ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला ये घमंड। शाम ढलती है और राजा की शादी संपन्न होती है। राजा अपनी दुल्हन रानी को लेकर घर आता है। रानी एक अत्यंत साधारण परिवार की लड़की है। वह बिना किसी तामझाम के बेहद सादे कपड़ों में घर आई है। रीमा, जो टुन्नू की पत्नी है, आगे बढ़कर रानी का गर्मजोशी से स्वागत करती है। आओ रानी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने हैं। डरो मत। दीदी, ये घर तो किसी महल जैसा है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा घर और इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मेरा मन कर रहा है कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दूं। मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी हैं। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे और बुरी नजर से बचाए। घर के अंदर का दृश्य बहुत ही सकारात्मक और पारिवारिक है। रानी इतने बड़े घर और सुख सुविधाओं को देखकर थोड़ी हैरान और भावुक है। परिवार की खुशियां अभी परवान चढ़ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कुछ सख्त सरकारी अधिकारी आ धमकते हैं। उनके हाथ में एक लाल रंग का नोटिस है। पूरे घर का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल जाता है। ये घर किसका है? तुरंत बाहर आओ सब लोग। जी, ये मेरा घर है। क्या बात है साहब, आप लोग इस तरह अचानक? बात ये है कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। हमारे पास इसे खाली कराने का आदेश है। ये रहा नोटिस। आप लोगों को तुरंत ये घर खाली करना होगा। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर ये जमीन खरीदी है। हमारे पास सारे कागजात हैं। कृपया एक बार देख लीजिए। हाँ साहब, आज ही मेरी शादी हुई है। हम लोग इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे? आप ऐसा जुल्म मत कीजिए। हमें कोई कागज नहीं देखने। सरकारी नक्शे के हिसाब से ये जमीन सरकार की है। अगर आप लोग खुद बाहर नहीं निकले तो हमें जबरदस्ती निकालकर घर को सील करना पड़ेगा। निकलो बाहर। टुन्नू और राजा बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन उन कठोर अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता। कड़ाके की ठंड और सफ़ेद कोहरे के बीच पूरा परिवार अपने कुछ ज़रूरी कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर घर से निकल पड़ता है। टुन्नू के पापा, टुन्नू की माँ, टुन्नू, रीमा, राजा, रानी, कुक्कू और गुड़िया भारी मन और नम आँखों से अपने सपनों के महल को पीछे छोड़ देते हैं। बेसहारा परिवार को जाते देख गोरी ताने कसने से बाज नहीं आती। मैंने तो पहले ही कहा था हरियाली तोती, पाप की कमाई ज्यादा दिन नहीं फलती। चले थे राजा महाराजा बनने, अब जाओ सड़क पर कटोरा लेकर बैठो। ठंड से कांपता और रोता हुआ परिवार चलते चलते एक घने, डरावने और कोहरे से ढके जंगल में पहुंच जाता है। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों के बीच उन्हें एक सुरक्षित पथरीली गुफा दिखाई देती है। रानी, रोना बंद करो। हमें हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिलेगा। आओ, हम दोनों मिलकर इस गुफा को साफ करते हैं।
बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। जी दीदी, आप सही कह रही हैं। मैं सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठा करती हूँ ताकि हम आग जला सकें। रात बहुत गहरी हो चुकी है। रीमा और रानी गुफा के अंदर जाकर साफ सफाई करती हैं और सूखी घास जलाकर आग सुलगाती हैं। थोड़ी देर में बाहर से टुन्नू और राजा लौटते हैं। माँ, पिताजी, देखो, हम जंगल से कुछ ताजे मीठे फल लाए हैं। ये बेर और अंजीर हैं। आज रात हमें इसी से पेट भरना होगा। बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। आज हमारा पूरा परिवार साथ है, यही सबसे बड़ी दौलत है। आओ सब मिलकर खा लेते हैं। पूरा परिवार अलाव के चारों ओर बैठ जाता है और फल खाता है। आग की रोशनी गुफा की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही है, जो उनके चेहरों की उदासी को थोड़ा कम कर देती है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल को रोशन करती हैं। रीमा और रानी उठकर गुफा के बाहर आती हैं। वे दोनों तय करती हैं कि वे एक जुगाड़ू रसोई बनाएंगी। वे पास ही बहती एक साफ, ठंडी और कलकल करती नदी के पास जाती हैं। दीदी, नदी में बहुत सी मछलियां हैं। मैं केले के बड़े पत्तों में कुछ मछलियां पकड़ कर रखती हूँ। दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। बहुत अच्छा विचार है रानी। तब तक मैं नदी के किनारे से कुछ चिकनी मिट्टी निकाल कर लाती हूँ। हमें एक पक्का चूल्हा बनाना होगा। दोनों बहुएं मेहनत से सारा सामान गुफा के पास लाती हैं। बड़े पत्थरों और चिकनी मिट्टी की मदद से वे एक सुंदर और मजबूत चूल्हा तैयार करती हैं। रसोई के चारों ओर वे पत्थरों से बाउंड्री बनाती हैं और ऊपर बड़े पत्तों और टहनियों की एक मजबूत छत डाल देती हैं। देखते ही देखते जंगल में एक प्यारी सी रसोई बन जाती है। दोपहर का समय है। गुफा के बाहर कुक्कू और गुड़िया खेल रहे हैं। खेलते खेलते कुक्कू की नज़र एक प्यारी सी सफ़ेद बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बकरी है। मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा और हम इसके साथ खेलेंगे। कुक्कू बकरी को पकड़ने के चक्कर में भागता हुआ जंगल में थोड़ा दूर निकल जाता है। बकरी तो आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन तभी एक भयानक और विशाल सांप फुफकारते हुए एक पेड़ के पीछे से निकलता है और कुक्कू के पीछे पड़ जाता है। कुक्कू चीखते हुए भागता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ बहुत बड़ा सांप है। लेकिन हड़बड़ाहट में एक बड़े पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। सांप फन फैलाए जैसे ही उस मासूम पर झपटने वाला होता है, तभी रसोई से कुक्कू की चीख सुनकर रीमा दौड़कर वहां पहुंच जाती है। कुक्कू, वहीं लेटे रहना, हिलना मत। ए दुष्ट, मेरे बच्चे से दूर हट जा। रीमा बिना अपनी जान की परवाह किए रसोई के चूल्हे से लाई हुई एक जलती हुई मोटी लकड़ी पूरी ताकत से सांप के आगे फेंक देती है। आग की लपटों और धुएं से डरकर सांप पीछे हटता है और फुफकार मारता हुआ घने जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। रीमा दौड़कर कुक्कू को गले लगा लेती है। शाम ढलने वाली है। परिवार अभी भी कुक्कू के साथ हुए हादसे से सहमा हुआ है। तभी गुफा की ओर से कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। सभी लोग चौंक कर देखते हैं। टुन्नू और राजा के साथ वही सरकारी अधिकारी आ रहे हैं जो उन्हें घर से निकाल गए थे। उनके चेहरों पर अब कोई कठोरता नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी है। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे बहुत बड़ी माफी मांगने आए हैं। अब क्या बचा है साहब? क्या आप हमें इस जंगल से भी खदेड़ना चाहते हैं? नहीं बाबूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हमारे विभाग से एक बहुत बड़ी कागजी गलती हो गई थी। हमारा क्लर्क प्लॉट नंबर पढ़ने में चूक गया था। वो सरकारी जमीन आपके घर के पीछे वाली थी। आपका घर पूरी तरह से वैध है और वो जमीन कानूनी तौर पर आप ही की है। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? हमारा घर सुरक्षित है? जी हाँ, 100% सच। हमने सील हटा दी है। आप लोग सम्मान अपने घर वापस लौट सकते हैं। हमें अपनी इस भारी भूल का बहुत पछतावा है। सुन रही हो रानी, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारी मुसीबत के दिन खत्म हो गए। चलो बच्चों, अपने घर चले। पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। कुक्कू और गुड़िया खुशी से नाचने लगते हैं। वे अपनी इस जंगल की गुफा, उस जुगाड़ू रसोई और अलाव को आखिरी बार कृतज्ञता भरी नज़रों से देखते हैं, जिसने मुश्किल वक्त में उन्हें पनाह दी। और फिर पूरा परिवार एक नई उम्मीद और दोगुनी खुशी के साथ अपने उस सुंदर नवनिर्मित पक्के घर की ओर लौट चलता है।
एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा पक्षियों का गांव था। इसी गांव के बीचों बीच रीमा चिड़िया अपना मोमोज का ठेला लगाती थी। रीमा बहुत ही दयालु और समझदार थी। वो हमेशा कम दाम में स्वादिष्ट मोमोज खिलाकर सबका दिल जीत लेती थी। उसकी छोटी बहन रानी चिड़िया, जो बहुत होशियार थी, ठेले का हिसाब किताब संभालती थी। और रीमा की बेटी चुटकी, वह तो पूरे जंगल की सबसे शरारती चिड़िया थी। मौसी मौसी, आज तो मैं मोमोज के साथ लाल वाली तीखी चटनी खाऊंगी, और वो भी 2 कटोरी। अरे मेरी नन्ही शैतान, 2 कटोरी तीखी चटनी खाएगी तो कल सुबह तक तेरे मुंह से धुआं निकलता रहेगा। जाकर ग्राहकों को प्लेट दे। तभी कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी उड़ते हुए आते हैं। रीमा बहन, 2 प्लेट वेज मोमोज लगा देना। आज तो सुबह से तुम्हारे मोमोज की खुशबू से पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुनो जी, मोमोज ज्यादा गर्म ना हो, कहीं तुम्हारा गला न जल जाए। और रीमा, चटनी में मिर्च कम डालना, मेरे पति का पेट बहुत नाजुक है। और हाँ, प्लेट को 2 बार साफ कर लेना, आजकल जंगल में इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है। लूसी, तुम मुझे मोमोज खाने दोगी या डॉक्टर के पास ले जाकर ही मानोगी? चिंता मत करो लूसी, मैंने सारे प्लेट अच्छे से धोकर रखे हुए हैं। तभी पेड़ की डाल पर बैठी हरियाली तोती अपने पति तोते के साथ आती है। हरियाली जंगल की सबसे बड़ी खबरी है। अरे रीमा, तुम्हें पता है आज जंगल के उस पार क्या हुआ? भालू काका का चश्मा बंदर ले भागा। पूरा जंगल हंस हंस कर पागल हो गया। तुम गपशप कम किया करो हरियाली, मोमोज ठंडे हो रहे हैं। रीमा बहन, तुम्हारे मोमोज का स्वाद तो स्वर्ग जैसा है। जहाँ एक तरफ रीमा के ठेले पर खुशियाँ थी, वहीं दूसरी तरफ जंगल के कोने में रहने वाले कालू कौवा का परिवार भूख से तड़प रहा था। कालू ने बहुत साल पहले अनाज की एक बोरी चुराई थी, जिसकी वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उसे काम नहीं देता था और सब उससे नफरत करते थे। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से सिर्फ एक सूखा फल खाया है। चुटकी की माँ तो सबको मोमोज खिलाती है, क्या हम भी खा सकते हैं? अरे कहाँ से खाएंगे? तुम्हारे पापा को कोई काम दे तब ना। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ। सुबह से शाम तक बस उड़ते रहते हैं, पर एक दाना नहीं लाते। पड़ोस वाली चील कल मुझे ताने मार रही थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस घर में आ गई। ना सोने को अच्छा घोंसला, ना खाने को दाना। मैं तो... बहू, शांत हो जा। कालू कोशिश तो कर रहा है ना। बुरे दिन हैं, कट जाएंगे। कालू बेटा, तू हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। माँ, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। एक पुरानी गलती की सजा मुझे आज तक मिल रही है। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़पता नहीं देख सकता। उसी समय वहां से पिंकी कौवी गुजर रही थी। पिंकी शहर से आई थी और खुद को बहुत होशियार समझती थी। वो स्वभाव से खड़ूस और लालची थी। उसने कालू की बातें सुन ली। अरे कालू भाई, क्या सूखी जिंदगी जी रहे हो तुम लोग? मैंने देखा है उस रीमा चिड़िया के पास पैसों का भरा हुआ डिब्बा रखा है। जंगल वाले तुम्हें काम नहीं देते तो तुम उनका पैसा क्यों नहीं ले लेते? नहीं नहीं, मैं अब चोरी नहीं करता। रीमा बहुत अच्छी चिड़िया है। अरे वो अमीर हो रही है और तुम्हारा बेटा भूख से मर रहा है। सुनो, तुम बस वो डिब्बा उठा लाओ, हम दोनों पैसे आधे आधे बांट लेंगे। उन पैसों से तुम दूसरे जंगल में जाकर नया व्यापार शुरू करना। फिर तुम्हारी बीवी भी ताने नहीं मारेगी। ठीक है, मैं आज ही ये काम करूंगा। दोपहर के समय रीमा, रानी और चुटकी बाजार से मैदा और सब्जियां लाने गए थे। ठेले पर कोई नहीं था। कालू ने मौका देखा और धीरे से उड़कर रीमा का पैसों वाला डिब्बा उठा लिया। वो डिब्बा लेकर जंगल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां पिंकी उसका इंतजार कर रही थी। शाबाश कालू, लाओ डिब्बा मुझे दो, मैं इसे खोलकर पैसे निकालती हूँ। तुम्हारे पंजों से तो ये खुलेगा नहीं। कालू जैसे ही डिब्बा पिंकी को देता है, पिंकी एक जोरदार लात कालू को मारती है और डिब्बा लेकर हवा में तेजी से उड़ जाती है। बेवकूफ कव्वे, तूने चोरी की है, पुलिस तुझे पकड़ेगी। ये पैसे अब मेरे हुए। हा हा हा।
अरे पिंकी, रुक जा, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे साथ धोखा? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? हरियाली तोती वहां बैठी सब देख रही थी। हे राम, इतना बड़ा धोखा! मुझे तो तुरंत जाकर रीमा को बताना होगा। रीमा जब वापस आई तो गल्ला गायब देखकर उसके होश उड़ गए। उन पैसों में उसकी सालों की बचत थी। तभी हरियाली तोती ने आकर सब कुछ सच सच बता दिया। गुस्से और दुख में डूबी रीमा, रानी, कबूतर और हरियाली के साथ कालू के घर पहुंची। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने सालों मेहनत करके एक एक दिन का जोड़कर वो पैसे बचाए थे ताकि मैं चुटकी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। तुमने मेरी बच्ची का हक छीन लिया। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझे माफ कर दे बेटी। मेरे बेटे ने एक पिता की मजबूरी में आकर, उस चालाक पिंकी की बातों में आकर ये पाप किया है। इसे सजा मत दे, वरना मेरा पोता जग्गू अनाथ हो जाएगा। तू जो कहेगी हम वो करेंगे। चुटकी, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे चोरी हो गए। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। नहीं जग्गू, तू तो मेरा पक्का दोस्त है। गलती अंकल ने की है, तूने नहीं। रीमा बहन, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मैं इसी लायक हूँ। पिंकी मुझे धोखा देकर पैसे ले गई। मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन मैंने फिर से सब बर्बाद कर दिया। पुलिस तुम्हें ले गई तो इस घर का क्या होगा? कालू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। तुम कल से मेरे ठेले पर काम करोगे, बर्तन धोगे, सब्जियाँ काटोगे। जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं चुकता हो जाते तुम बिना वेतन के काम करोगे। उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा होगा। मंजूर है? मंजूर है बहन। मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक एक पैसा चुकाऊंगा। उस दिन के बाद कालू ने अपनी पूरी जान लगाकर काम किया। वह सुबह सबसे पहले उठता, ठेला लगाता और ग्राहकों की सेवा करता। गोरी कव्वी ने भी अपनी बकबक कम कर दी और वह रीमा के लिए जंगलों से ताज़े प्याज लाने लगी। रीमा का व्यापार इतना बढ़ गया कि अब ठेले की जगह एक बड़ी दुकान खुल गई थी। कालू की सारी उधारी चुक गई थी और अब वह अपनी कमाई से अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल रहा था। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। तभी ऊपर से सायरन की आवाज़ आई। पुलिस पिंकी कव्वी को लेकर आ रहे थे। रीमा जी, ये पिंकी कव्वी शहर में दूसरे पक्षियों को ठगते हुए पकड़ी गई है। पूछताछ में इसने बताया कि इसने आपके पैसे भी चुराए थे। इसके पास से आपकी बचत का सारा पैसा भी बरामद हो गया है। ये लीजिए अपना डिब्बा। कालू, तू यहाँ मैनेजर बन गया और मैं जेल जा रही हूँ। हाँ पिंकी, क्योंकि तुमने मुझे शॉर्टकट और बेईमानी का रास्ता दिखाया था जो जेल जाता है, और रीमा बहन ने मुझे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया जो इस सम्मान की कुर्सी तक आता है। वाह कालू, ये सब कुछ तुम्हारे मेहनत के कारण ही हुआ है। मौसी मौसी, आज तो अंकल के पैसे वापस आ गए। आज सबको फ्री मोमोज और 3-3 कटोरी तीखी चटनी। हुर्रे, आज तो मजा आ जाएगा। और इस तरह एक छोटी सी गलती और बड़े धोखे ने कालू को जीवन का सही रास्ता दिखा दिया। गरीब चिड़िया का ठेला अब पूरे जंगल की सबसे खुशहाल जगह बन गया था, जहां सिर्फ मोमोज ही नहीं बल्कि प्यार और ईमानदारी भी परोसी जाती थी।